Hello students, this is Advocate Vikram Pratap Singh, your law mentor, welcoming you to Samaria classes. आज के शॉर्ट वीडियो में हम लॉ के स्टूडेंट्स की उस दुखती रग पर हाथ रखेंगे जिनसे वो सब परेशान है। सर लॉ समझ तो आ जाती है, लॉ पढ़ तो लेते हैं, पर सर जब लिखने बैठते हैं तो टीचर मार्क्स ही नहीं देता, बोलो लैंग्वेज गलत है, लैंग्वेज गलत है। अब सर जिंदगी भर इसी लैंग्वेज में लिखते आए हैं, अब बताओ और क्या इसमें हीरे मोती लगा दे जो मार्क्स मिल जाए। गुरुजी हमें थोड़ा ज्ञान बांटो, बेटा बी कूल एंड काम, थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। सबसे पहले स्टोरी टेलर बनना छोड़ दो। क्या बोला मैंने? स्टोरी टेलर नहीं बनना है, कहानियां नहीं गानी है। यू नीड नॉट टू आंसर एनी ऑफ द लॉ केस बेस्ड क्वेश्चन इन मैनर ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे हो, कंपनी ये होती है, ये टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, अच्छा जी इसमें ऐसे हो जाता है, ना ना ना, शुरुआत ही गलत है। यू हैव टू आंसर लाइक अ लॉयर। कम बोलो पर पिन पॉइंट बोलो, बात की बात पर बोलो। सर मतलब क्या है? मतलब बताता हूं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा गोल्डन रूल ऑफ प्रेजेंटेशन। आई रिपीट, गोल्डन रूल ऑफ प्रेजेंटेशन। कि सर ऐसा कोई चीज बता दो कि आज के बाद हम प्रैक्टिस कर लें तो रिमेनिंग ये जो 2-2.5 महीने का समय है हमारे पास, हमारे एग्जाम से पहले तक, इसमें हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। बेटा एक बात याद रखो, जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो पहला काम क्या करना है? पहला काम देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई द रेलेवेंट प्रोविजन। ठीक है जी। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो बाद में होगा, क्वेश्चन में कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियस है, पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। यहां पर भी एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा सही राय देता हूं, स्मार्ट राय देता हूं। देखो लॉयर्स के पास बहुत सारे फाइलें आती है पढ़ने के लिए, पर वो अपने काम की चीज 1 घंटे में निकाल लेता है, चाहे कितनी बड़ी फाइल हो। सेम वे आपको भी काम करना है। आपका एग्जामिनर स्टोरी टेलिंग के मार्क्स नहीं देगा, आपका एग्जामिनर इस बात पे मार्क्स देगा कि जो लॉ आपने क्लासेस में पढ़ी है, समझी है, क्या आप उस लॉ को उसके द्वारा दिए गए क्वेश्चन में सही तरीके से अप्लाई कर पाए। अगर हां तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और उसके लिए अप्लाई करने के लिए पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यह है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो, तो जब आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो पहले आपको देखते हो कि उसके अंदर स्टोरी आती है ना। और हम क्या करते हैं, सीधा स्टोरी पढ़ना चालू कर देते हैं। अगली बार से मेरी बात मानना और सीधा स्टोरी पढ़ना चालू मत करना, पहले लास्ट का क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो आपको मिलेगा कि बताओ जी ये डायरेक्टर क्वालिफाइड है या नहीं है, बताओ जी ये डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस है या नहीं है, बताओ जी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वैलिड है या नहीं है, बताओ जी ये व्यक्ति कंपनी का प्रमोटर है या नहीं है, बताओ जी ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, स्टोरी मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो स्टोरी दिया है ये है किस बारे में। और उसके बाद पेंसिल लीजिए और इस स्टोरी को क्लियरफुली पढ़िए। और पढ़ते वक्त क्या देखिए, सबसे पहले बात तो आइडेंटिफाई करना है रेलेवेंट प्रोविजन को। उदाहरण के तौर पर अगर इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है तो भैया आपको पता है कि भैया सेक्शन 7 लग रहा होगा, प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। अगर आपको लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन है ये स्मॉल कंपनी का है, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल कंपनी कहां डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है ना। इसी तरीके से जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है पहले आप उसे आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, जब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपकी आधी जीत तो वहीं हो गई। अब आपको क्या करना है, उस प्रोविजन को, रेलेवेंट प्रोविजन को एक्सप्लेन करना है।
हाँ या ना? तो जो भी आपका रेलेवेंट प्रोविजन होगा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, है ना जी? अब जब आप रेलेवेंट प्रोविजन को एक्सप्लेन करेंगे तो रेलेवेंट प्रोविजन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? एज पर दी प्रोविजंस, है ना? एज पर दी प्रोविजंस ऑफ डैश। अब वो सेक्शन 2 क्लॉज 85 है या सेक्शन 7 है या फॉर दैट मैटर 42 है या 51 है, जो भी है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ, और उसको आप एक्सप्लेन करिए। अब कई बार ऐसा होता है प्रोविजन तो एक पन्ने का है तो सर पूरा एक्सप्लेन करने लग गए तो काम, तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूरा प्रोविजन नहीं मांगा होता, है ना? पूरा प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा होता, थोड़ा ही हो रहा होता है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन छोटा है, 4 से 5 नंबर का है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको अपने आप ही इतना स्मार्टनेस, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार इसमें मुझे पूरा प्रोविजन ना समझा के जितना रेलेवेंट पोर्शन है उतना समझाना है। तो पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, है ना? एग्जामिनर को मेहनत नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर का पहला लाइन क्लियर कट आपका कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए कि यार देख मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, विन दी वेरी फर्स्ट लाइन मुझे क्लियर हो गया कि तुम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो और ये कौन से टॉपिक का और कौन से चैप्टर का है, बोलो है या ना? आपका आधा जीत हो जाएगा। दूसरा, प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दो। अब तीसरी बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं? तीसरी बड़ी गलती देखो, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, है ना? स्टेप 1 आइडेंटिफाई करो प्रोविजन को, स्टेप 2 रेलेवेंट प्रोविजन को एक्सप्लेन करो, स्टेप 3 अब बच्चे गलती करते हैं सीधा कंक्लूजन लिखकर आ जाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भी कहानी आपके एग्जामिनर ने दी होगी, जैसे उदाहरण के तौर पर सेक्शन 7 का आया तो कहानी बताई होगी ना कि फलाना फलाना आदमी कंपनी के प्रमोटर्स थे, उन्होंने गलत नाम देके कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर लिया तो फ्रॉड का केस बन गया। अरे तो भाई जो फैक्ट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, जो आपने पढ़ते समय पेंसिल से अंडरलाइन करके रखे हैं, अब आप क्या करेंगे? इन प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। अप्लाई प्रोविजन इन दी गिवन फैक्ट्स गिवन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में फैक्ट्स हैं कि फलान जी ए ने बी ने ऐसा ऐसा किया, ये गलत किया, इन्होंने फॉर्जरी किया, तो अब फैक्ट्स पर उस प्रोविजन को अप्लाई करो। तो इसके लिए हुकअप लाइन या इंट्रो लाइन क्या हो सकती है? एज पर दी प्रोविजंस डिस्कस्ड अबव, इन दी गिवन केस ए ने ये किया जो कि गलत था, इसको ऐसा नहीं करना था, वॉट एवर इट इज। और उसके बाद आपका जो फाइनल स्टेप आता है वो आता है क्लियर कट कंक्लूजन, जो आपको गारंटेड 1 मार्क दिलाएगा, गारंटेड। बस इसका एक ही बात ध्यान रखना, कंक्लूजन में कभी भी आप दो धारी तलवार नहीं बन सकते, आप डबल साइड ढोलकी नहीं बजा सकते, आप डबल साइड गेम नहीं कर सकते। बच्चे क्या है, कई बार बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाते, ओवर स्मार्ट हो जाते। बच्चे लिख देते डायरेक्टर मे बी फाइंड। ये मे बी फाइंड क्या होता है भाई? अरे भाई फॉर्जरी करिए, गलत नाम से तुमने सब्सक्राइब किए मेमोरेंडम को, फिक्टिशियस नाम से किए हैं, तो सेक्शन 7 पढ़ के बैठे हो ना, क्या होता है तो वो लिखो ना। मे बी क्या होता है? अरे आप लॉ बनाने वालों से खेल रहे हो यार, लॉ से कोई खेल सकता है क्या? है आपने लिख दिया मे बी, मतलब सर अगर आंसर यस हुआ, फाइन लग रहा होगा तो भी हम जीत जाएंगे, और फाइन नहीं लग रहा होगा तो भी हम जीत जाएंगे। सबसे बड़े बच्चे गलती यही करते हैं। अगर आपने ये किया और पहले वाले ऑप्शन सही भी कर दिए तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, काट लेगा एग्जाम। इसीलिए अगर आपका कंक्लूजन क्लियर नहीं है तो भैया ऐसा करो, कंक्लूजन दो ही मत। तो उससे होगा क्या? स्टेप मार्किंग हो जाएगी, यहां तक जितने मार्क्स मिलने होंगे उतने मिल जाएंगे कि चलो प्रोविजन तो समझा दिया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 2.5 जो भी एग्जामिनर चाहेगा वो दे देगा। गलत मत लिखना कंक्लूजन, और अगर आता है तो क्लियर कट 2 लाइन में लिखना। अब यहां पर पंचिंग वर्ड्स क्या होंगे, हुकअप वर्ड्स क्या होंगे? देयरफॉर ये वर्ड यूज करो, अकॉर्डिंगली ये वर्ड यूज करो, तो इस तरीके से वर्ड यूज करो, हेंस ये वर्ड यूज करो,
ये कंक्लूजन वाले वर्ड हो गए, हाँ या ना। तो ऐसे दो तीन चीजें आपको याद रखनी है ना। जैसे पहले आइडेंटिफाई, फिर एक्सप्लेन करो एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। इफ यू रिमेंबर द सेक्शन, राइट सेक्शन। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द सेक्शन, डोंट टेक चांसेस, नेवर राइट इट, नेवर राइट इट। गलत लिखने से अच्छा है ना लिखना। आप सिंपली लिख दीजिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, हाँ या ना, क्लियर। और चैप्टर अगर आता है कि हाँ सर एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू, तो मेरा एडवाइस रहता है कम से कम चैप्टर तो लिख दो, सेक्शन नहीं भी आता हो तो, है या ना। तो कम से कम एग्जामिनर को ये अंडरस्टैंडिंग तो है कि बच्चे को चैप्टर का नाम तो आता है, हाँ या ना। हालांकि एडवाइसेबल ये है कि आपको सारे सेक्शंस याद होने चाहिए, और जो मुझे पता है आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, स्मार्टली तैयारी करेंगे जैसा कि हम सामरिया क्लासेस में कराते हैं, तो आप जरूर याद कर पाएंगे, हाँ या ना। हमारे यहां हर एक बच्चे को सेक्शन कंठस्थ याद है, ये चैप्टर के साथ, ये सेक्शन के साथ, है ना। तो बेटा देखिए ये गोल्डन रूल है, घबराना नहीं है, स्टोरी टेलर मत बनो, लॉयर की तरफ जवाब दो भैया, एक ही बात बोलनी है बट खींच के बोलनी है, शॉर्ट और स्वीट में, फालतू बात करना ही नहीं है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला रीड द क्वेश्चन, उसके बाद सारी कहानी चालू होगी। पहले क्वेश्चन को रीड करो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, पहले आंसर की पहली लाइन में एग्जामिनर को बता दो कि देख मेरे को समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में आप क्या पूछना चाह रहे हो, मैंने बता दिया। प्रॉब्लम इन द अबव क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिफाइंड इन सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू विच, समझ गए, आइडेंटिफाई भी कर दिया और प्रोविजंस भी समझा दिए। आ जाओ सेकंड पैरा पे, अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस इन द गिवन केस, हाँ या ना। फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया, बहुत जरूरी है फैक्ट्स को डिस्कस करना, एंड लास्ट में कंक्लूजन देना। 3 पैरा फॉर्मेट एंड गेम ओवर। आई रिपीट, 3 पैरा फॉर्मेट में आंसर दीजिए, याद रखिए 3 पैरा फॉर्मेट, 3 बार बोल रहा हूं 3 पैरा फॉर्मेट। पहला फॉर्मेट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोविजन, second form apply the provision in the given fact, given facts, given case, and third clear cut conclusion. This problem of answer writing will be sorted. Clear? हाँ या ना। क्वेश्चन को स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना, स्टोरी नहीं है ये, यहां पढ़ते हुए डिटेक्टिव बन जाना, डिटेक्टिव, हाँ या ना। कि अच्छा ए है, ए कौन है, अच्छा प्रमोटर है, अच्छा इसने ये काम किया, अच्छा ये चार्टेड अकाउंटेंट है, अच्छा इसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में ज्ञान दिया है, अच्छा तो फिर ये प्रमोटर नहीं है। इस तरीके से डिटेक्टिव बन के, एनालिटिकल बन के पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी बन के क्वेश्चन पढ़ते रहते, तो स्टोरी बना के पढ़ोगे बिना पेंसिल लगाए, बिना दिमाग अप्लाई करे, तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार फैक्ट्स डिस्कस ही नहीं करते, फैक्ट्स डिस्कस ही नहीं करते बेटा। अब आप बताओ, फैक्ट्स ही डिस्कस नहीं करोगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। स्टेप मार्किंग है, मैंने बोला ना, पहले प्रोविजन, फिर एप्लीकेशन और फिर कंक्लूजन। अब आप अगर मान लो ये काम पहले कर दो, ये बाद में करोगे, या ये पहले कर दो, ये बाद में करोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सीक्वेंस हमेशा मेंटेन होना चाहिए, जैसा मैंने बताया। आई ए, ठीक है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, रेलेवेंट प्रोविजन को क्या करना है, एक्सप्लेन, IRAC, ये याद रख लो आप। तो IRAC, गोल्डन रूल ऑफ आंसर प्रेजेंटेशन एज अ लॉयर, एज अ प्रो की तरह आंसर कैसा देना है बेटा। अगर प्रो की तरह आंसर देना है तो गोल्डन रूल है IRAC, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रेलेवेंट प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन, अप्लाई द रेलेवेंट प्रोविजन इन द गिवन फैक्ट्स, एंड लास्ट कंक्लूजन। पहले 2 काम एक साथ एक ही पैरा में कर सकते हो। प्रॉब्लम इन द अबव क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, आगे लिख दो क्लियर कट, पहली लाइन में क्लियर कट। बच्चे को समझ आ गया है भैया ये पूछ रहे हो आप, और हमने बता दिया। अच्छा अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, फर्स्ट पैरा में हो गया, सेकंड पैरा में फैक्ट्स को डिस्कस कर दो और उस पर वो अप्लाई कर दो, थर्ड पैरा में कंक्लूजन। 3 पैरा फॉर्मेट, आंसर विल बी सॉर्टेड। क्लियर? आप चाहें तो 4 पैरा में भी जा सकते हैं, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल। आप 3 पैरा फॉर्मेट की हिसाब से आंसर करें। इसके लिए एक और एडवाइजेबल चीजें हैं, आपको आईसीआई की वेबसाइट पर बहुत इजीली एमटीपी और सजेस्टेड आंसर्स पे आराम से एमटीपी और सजेस्टेड आंसर्स दिख जाएंगे। बेटा ये अफवाहों का दौर चल रहा है, यहां जिसके मन में आए जो कहा जा रहा है।
आपको मैं हमेशा सही राय दूंगा, क्योंकि हम सामरिया क्लासेस में बच्चों के साथ धोखा नहीं होने देते। तो भैया ऐसा है, किसी की बात मत मानो, मैंने आपको जो बताया है आप आराम से कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो, रादर फाइनल के लेवल पर भी आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, एमटीपी सजेस्टेड आंसर्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, स्पेशली लॉ का। क्लियर? तो आप उसको देखें, उसके अंदर यही फॉर्मेट आईसीआई यूज करता है जो मैंने आपको बताया है। आप इसी फॉर्मेट से एडवाइजेबल है कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और ये वर्ड्स जो मैंने आपको दिए हैं ये यूज करें। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे सामरिया क्लासेस के हेल्पलाइन सेंटर पर हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए डायरेक्टली अवेलेबल हूं, मैं आपको व्हाट्सएप पे हेल्प करूंगा। अगर आप मुझे सैंपल भी लिखकर भेजते हैं तो मैं आपको चेक भी करके दूंगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। दिस इज एडवोकेट विक्रम प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ।